अब हम बात करेंगे जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें कितने प्रकार के स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स का क्या रोल रहता है और किस प्रकार से वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हमने बात की है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें कि हम ह्यूमन मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स की जानकारियाँ रखते हैं, उनकी प्रोफाइल की जानकारी रखते हैं, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस की जानकारी रखते हैं, उनके पेरोल सिस्टम की जानकारी रखते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर्स की जानकारी रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जानकारी रखते हैं। इसीलिए अगर हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर कॉम्प्रिहेंसिवली टोटली बात करें तो हम ये पाते हैं कि इसमें बहुत सारे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जो कि देखा जाए तो प्लानिंग कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है, डिज़ाइनिंग कहलाता है, इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है और मेंटेनेंस कहलाता है। ये जो 5 स्टेप्स होते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जिनके आधार पर हम उन HRIS को, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एप्लीकेबल बनाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और उस कंड्यूसिवनेस को समझते हुए उनकी जो इंटीग्रिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार का अकाउंटेबल सिस्टम अगर गड़बड़ हुआ या क्रेडिबिलिटी उसमें डाउट में आई, तो पूरा का पूरा जो प्लानिंग है, जो एनालिसिस है, जो डिज़ाइनिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो मेंटेनेंस पार्ट है, वो कहीं ना कहीं एररफुल हो जाएगा। तो उसको एररफुल से एरर फ्री बनाने के लिए इसमें जो प्राइवेसी है, जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो बहुत ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये जो स्टेप्स हैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाए गए हैं। उन स्टेप्स को समझते हुए उसके आधार पर उनको आगे इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि वो बेस्ट और पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सके। अब हम बात करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग जो होती है, इसमें आप देखेंगे, इसमें 3 सब फीचर्स होते हैं, जिसमें कि इंसेप्शन ऑफ आइडिया होता है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है और सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट टीम होता है। ये प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि इसमें हमको एक आइडिया जनरेट करना पड़ता है कि आइडिया हमको जो काम दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल जो काम होते हैं वो प्रोजेक्ट लेवल पर किए जाते हैं। उसमें पूरी टीम रहती है, उस टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की जाती है और उस टीम बिल्डिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग और उस टीम का जो एक प्रोसेस होता है, उसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी आइडिया जो है उस प्लानिंग के तहत वो बिल्कुल सिस्टमेटिक हो, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चले, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा एरर ना आए जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम, वो आइडिया गड़बड़ करे, डिफ़र करे। हमको अपने लीक को, अपने स्ट्रीमलाइननेस को बहुत सिस्टमेटिकली चलाना है, उसको हमको फिक्स रखना है ताकि वो आगे बढ़े और वो इंसेप्ट हो, ताकि वो आइडिया आगे सक्सेसफुली हो। ना केवल ये, इस आइडिया को जब हम पा लेते हैं, उस आइडिया के बेसिस पर फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, एक प्रॉपर रोड मैप बनाया जाता है कि किस लेवल पर हमको काम करना है, किस स्तर पर हमको आगे बढ़ना है, ताकि वो पूरा का पूरा जो रोड मैप है वो सिस्टमेटिक तरीके से चले। उसमें अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम डेटा फ्लो डायग्राम या डेटा फ्लो चार्ट की भी मदद लेते हैं ताकि वो सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते चले और पॉइंट टू पॉइंट सीरीज़ में आगे बढ़े और उस रोड मैप को हम पूरी तरह से समझ सकें। अगर उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो रोड मैप हमको पूरी तरीके से गाइड करता है कि हम किस लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमको कहीं प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं तो ये रोड मैप की मदद से हम उसको प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जगह पर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पर। अब इसके आधार पर, उस आइडिया और उस फिजिबिलिटी स्टडी के आधार पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टीम बनाई जाती है। उस टीम में जैसी ज़रूरत होती है, जैसा असाइनमेंट होता है, जैसे मैंने बताया था कि आजकल क्लाइंट बेस्ड सिस्टम पे काम होता है। आजकल जो क्लाइंट बेस्ड सिस्टम है उसमें क्लाउडिंग लेवल पे काम होता है और उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम इस लेवल पर रहती है कि वो
क्लाइंट सपोर्टेड होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लेवल पर काम करना चाहिए। इसलिए हमको एक ऐसी टीम बनानी पड़ती है जो हमारी आइडियाज़ को और हमारी रोड मैप को पूरी तरीके से समझ सके और समझने के साथ साथ वो काम कर सके। अब कई स्टेज ऐसी बनती हैं, कुछ प्लानिंग ऐसी होती है जिसमें कुछ ऑन साइट काम होता है, कुछ ऑफ साइट काम होता है, कुछ फ्रॉम द ऑफिस काम होता है, कुछ ऑफ द ऑफिस काम होता है, कुछ वर्क फ्रॉम होम काम होता है, कुछ वर्क फ्रॉम साइट काम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी प्लानिंग किस आधार पर है। वो क्लाइंट की नेचर को समझते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए अकॉर्डिंगली हमको उस पर काम करना पड़ता है ताकि वो प्लानिंग बहुत सिस्टमेटिकली एप्लीकेबल हो सके और वो आगे बढ़ सके। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक और अच्छी प्रोजेक्ट टीम की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रोजेक्ट हम टीम हमारे लेवल पर उस क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके, हमारी जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी प्लानिंग जो है, जो हमारी आइडियाज़ हैं, जो हमारी फिजिबिलिटी है, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके। और उसमें प्रोजेक्ट टीम में जो प्रोजेक्ट लीडर है वो उसका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो पूरी टीम को गैदर करके चलता है, उनको उनके अपने मेंबर्स को एनालाइज करता है, उनको किस प्रकार का किसको क्या टास्क देना है वो एनालाइज करता है और अकॉर्डिंगली उस टास्क के बेसिस पर उनको जो वर्क असाइनमेंट है वो दिया जाता है। उसमें शिफ्ट वाइज या डायरेक्ट वाइज या इनडायरेक्ट वाइज जैसी ज़रूरत पड़ती है वो प्रोजेक्ट लीडर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द प्लान, अकॉर्डिंग टू द रूल एंड आइडिया ऑफ द रोड मैप उसको हम आगे बढ़ाते हैं और अकॉर्डिंगली वो काम आगे बढ़ता है। तो इस आधार पर वो प्रोजेक्ट टीम तैयार होती है और उस प्रोजेक्ट लीडर का काम होता है कि अपने टीम मेंबर्स के थ्रू वो काम को सिस्टमेटिक वे में चलाए ताकि वो कस्टमर सेटिस्फाई लेवल पर पहुँचे और न केवल ये हमारा जो आइडिया है उस आइडिया को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। अब इसके बाद आता है स्टेप्स इन एनालिसिस। अब हम देखते हैं इसमें कि डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट, वेंडर एनालिसिस और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। इसमें जो पूरा का पूरा प्रोसेस जब प्लानिंग की हो जाती है तो उसमें एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस के लिए हमारे लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि उस एनालिसिस में हम पास्ट एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखें, जो करेंट सिनेरियो है उसको ध्यान में रखें और जो फ्यूचर सिनेरियो आने वाला है उसको ध्यान में रखें। तो उसके आधार पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, क्या हम क्लाइंट डिमांड हमारा है और कैसे हम उसको सिस्टमेटिक वे में सेटिस्फाई कर सकते हैं, इस सब बातों को हम स्टेप्स इन एनालिसिस में स्टडी करते हैं। ये अगर क्लाइंट डिमांड ये चाहता है कि ऑन साइट काम हो तो हमारा प्रोजेक्ट टीम वहाँ जाके ऑन साइट काम करेगी। अगर वो चाहता है कि वर्क फ्रॉम होम काम हो तो वर्क फ्रॉम होम काम करेगी। ना केवल ये, उसके बेसिस पर हम वेंडर एनालिसिस करते हैं कि वेंडर्स क्या चाहते हैं, किस लेवल पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनका क्या विज़न है, वो किस समय में किया जाता है और वो कितने समय में करना है, क्योंकि ये सब चीज़ों में टाइम और कॉस्ट ये दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रहती है। क्योंकि कॉस्टिंग जो है अगर वो ज़रा भी प्लानिंग का पार्ट से ज़्यादा हुआ या टाइम बढ़ा तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जो कि बिल्कुल भी अप्रिशिएबल नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी कॉस्टिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत सिस्टमेटिक चले और उसमें वो टीम लीडर और उस टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और जब ये सब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं देन द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन फ्रीज होता है, वो लॉक होता है कि अब हमको इस आधार पर काम करना है। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और उस एनालिसिस की बेसिस पर ही आगे की जर्नी हमारी उस प्रोजेक्ट की शुरू होती है। अब इसके आधार पर पूरा का पूरा जो टास्क फाइनल होता है, जो प्रोजेक्ट फाइनल होता है, उस पर हम डिज़ाइनिंग का काम शुरू करते हैं। डिज़ाइनिंग का काम के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट रोल आता है, जिसमें कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको मैंने अभी डेटा फ्लो चार्ट या डेटा फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझाया, उसका एक पूरा पूरा फ्लो चार्ट बनता है और वो कैसे काम करना है, उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन सा टूल्स काम में आएंगे, कैसे सॉफ्टवेयर्स काम में आएंगे, कैसे एरर सॉल्विंग मेथडोलॉजीज आएंगी, उसमें किस प्रकार के एल्गोरिथम्स लगेंगे, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। न केवल ये बात भी ध्यान में रखी जाती है कि किसी प्रकार का अगर कोई गैप या आउटलाइंस हो रहे हैं या किसी प्रकार का कोई लैकुना आगे चल के डेवलप हो सकता है या आगे चलकर किसी प्रकार का कोई एरर हो रहा है तो उसको हम अभी से सॉल्व कर लें, उसकी प्लानिंग हम अभी से कर लें ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये सब चीज़ें प्लानिंग में, एनालिसिस में और डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और अकॉर्डिंगली उसके आधार पर हम काम करते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। इसमें ट्रेनिंग,
implementing, tailoring the system, collecting data, टेस्टिंग द सिस्टम, स्टार्टिंग अप और रनिंग इन पैरेलल। ये पूरा का पूरा काम प्रोजेक्ट टीम करती है। और ये पूरा का पूरा उसमें जो प्रोजेक्ट के जो लोग होते हैं, जो पर्सनल एचआर के होते हैं, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं और उन मैन पावर को सिस्टमेटिक वे में क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट, उसको समझाया जाता है। उनके जॉब एलोकेशंस को, प्रोफाइल्स को सेट किया जाता है। उसके आधार पर वो सिस्टम किस लेवल पर काम करेगा, किस टाइम में काम करेगा, कितने समय में काम करेगा, उसका यूजेस किस लेवल पर होगा, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, डेटा का सैंपल साइज़ क्या होगा, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और अकॉर्डिंगली फिर उस सिस्टम को तैयार करके उसकी टेस्टिंग होती है। उस टेस्टिंग के बेसिस पर फिर वो सिस्टम तैयार होता है और उस तैयार होने के बाद उसकी स्टार्टिंग अप प्रोसेस होता है, उसका इनिशिएशन होता है और वो अपना काम करना शुरू करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर। उसके बाद उसको मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसमें मेंटेनिंग जो होती है वो HRIS के थ्रू ही की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। और वो उसमें कहीं किसी प्रकार का कुछ लेकुना या एरर है तो उसको सॉल्व किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसकी ऑडिटिंग की जाती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर कहीं पे कुछ कमी है तो ऑडिटिंग उसके बेसिस पर सॉफ्टवेयर ऑडिटिंग होती है, अकाउंट्स ऑडिटिंग होती है, सोशल ऑडिटिंग होती है, उस प्रोजेक्ट ऑडिटिंग होती है। और ये ऑडिटिंग्स को समझकर ही आगे का काम किया जाता है। और इसके बेसिस पर जब ये सब चीज़ें ओके हो जाती हैं फिर हम उसको टेस्टिंग लेवल पर लाते हैं और हर स्टेप में हम अपने क्लाइंट को स्टेप बाय स्टेप ज़रूरत पड़ने पर ऑन डिमांड हम उसको ये बताते चलते हैं कि ये प्रोग्रेस हो रहा है। तो जो लेवल ऑफ प्रोग्रेशन है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो बनती रहती है और वो अकॉर्डिंगली काम में आती है। थैंक यू।